हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है रोटी। माँ, बड़ी भूख लगी है माँ, आज भी तूने सुबह से कुछ खाने को नहीं दिया माँ। 6 वर्ष का सुबोध अपनी माँ का आंचल पकड़े बार बार कुछ खाने के लिए मांग रहा था। माँ, पहले खाना देने में तुम इतनी देर नहीं किया करती थी, अब कुछ दिनों से तुम ठीक से खाना क्यों नहीं बनाती? बोल ना माँ, अभी भी क्या भूखे पेट? बेटा, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें आज खाने के लिए क्या दूँ। बेटे की भूख से कातर आंखें अब सोमेश्वरी को देखी नहीं जा रही थी। माँ बेटे के भूखे रह रहे वैसे तो आज 4 दिन हो गए थे, लेकिन परसों शाम को पड़ोसन से 2 रोटी मांग कर वह सुबोध को खिला दी थी। जब उससे बेटे की भूख बर्दाश्त नहीं हो पाई तो कलेजे पर पत्थर रखकर वह पड़ोसन से रोटी मांगने गई थी। माँ, चल ना, आज भी नीलू दीदी से 2 रोटी मांग ली जाए, एक तू खा लेना और दूसरी मैं। सुबोध की बातें सुनकर सोमेश्वरी ने उसे गले से लगा लिया और कहा, मेरा कितना ख्याल रखता है तू। अभी तेरी यह हालत है, जब तू कमाएगा तब मेरे लिए क्या करेगा? माँ, चल ना, सुबोध बहुत धीरे से बोला था। रोज रोज किसी से नहीं मांगते बेटा। भूखे बेटा को आदर्श की सीख देने में सोमेश्वरी को लगा कि उसका कलेजा मुंह को आ जाएगा। कुछ दिन पहले तक उसे मोहल्ले में किसी के आगे हाथ पसारने की दूर, किसी से खुलकर बात करने की भी नौबत नहीं आई थी। वह अपने घर और परिवार में मशगूल थी, लेकिन अपने पति मदन के कंपलसरी रिटायर हो जाने से घर की स्थिति बिगड़ गई थी और यहाँ तक पहुँच गई थी कि बेटे की भूख शांत करने के लिए दूसरे के आगे हाथ पसारना पड़ रहा था। मदन राज्य सरकार का क्लर्क था। कंपलसरी रिटायर कर दिए जाने पर वह सरकार के विरोध में अपनी तरह के कुछ और लोगों को इकट्ठा करके धरना देना शुरू कर दिया था। धरना नहीं देता तो और क्या करता, दूसरी कोई आशा नहीं थी। 2 जवान बेटियों की शादी करनी थी, बेटा सुबोध को पढ़ाना था। धरना देते महीने बीत गए मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग पाई। बाद में उसने अनशन का सहारा लिया था, लेकिन आमरण अनशन पर बैठे अभी 8 ही दिन हुए थे कि मेडिकली अनफिट करके मदन को अस्पताल में डाल दिया गया था। मदन के रिटायरमेंट के 2 माह बीत गए थे। घर की स्थिति पहले से ही ठीक नहीं थी, अब और बिगड़ गई। उसके अस्पताल से आने के बाद ही घर में सामान की व्यवस्था हो पाती, घर खर्चा का कोई उपाय निकल सकता था। माँ, मैं जाता हूँ, नीलू दीदी से 2 रोटी मांग लूँगा, घर में नमक तो है ही, हम लोग रोटी नमक खा लेंगे। सुबोध की जिद के कारण सोमेश्वरी को रोटी के लिए जाना पड़ा। रास्ते में सोमेश्वरी सोच रही थी कि उसकी यह सुबोध की गलती ही क्या है, जो भूखे रहकर भी जीवन काटना संभव नहीं हो पा रहा है। मदन अभी भला चंगा था और उसकी नौकरी के कुछ वर्ष बाकी भी थे। जब तक वह रिटायर करता, सुबोध कुछ काबिल हो जाता। यदि मदन की आयु अधिक हो जाने से उसकी नौकरी ली जा सकती है तो उसकी पढ़ी लिखी जवान लड़कियों को नौकरी दी भी जा सकती है। पर क्या कुछ नहीं हुआ। नीलू से सुबोध के लिए सोमेश्वरी 2 रोटी मांग कर ले आई थी और उसे खिला रही थी। सुबोध ने उसे भी रोटी खाने पर मजबूर कर दिया, उसे भी आधी रोटी खानी पड़ी। माँ, तुम मौसी के यहाँ चलने के लिए कहती रहती हो, क्या वहाँ भी हम लोग भी भूखे ही रहना पड़ेगा? वह भूख से घबरा गया था। उसकी बात सुनकर सोमेश्वरी ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारे मौसा एक नेता हैं, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। तुम्हारे पिताजी के अस्पताल से वापस होने पर सभी वहीं चल चलेंगे, तुम्हें अपनी दोनों बहनों से भी वहाँ भेंट हो जाएगी। सोमेश्वरी सोचने लगी कि सुबोध के मौसा मदन से भी अधिक दिनों से काम कर रहे हैं, उनकी आयु भी मदन से अधिक है, वे देखने में भी अधिक बूढ़ा लगते हैं, काम भी कुछ विशेष नहीं करते, नेतागिरी में लगे रहते हैं। माँ, मौसा नेता हैं, लेकिन पिताजी भी तो आंदोलन कर रहे थे। सोमेश्वरी के सोचने का क्रम सुबोध ने तोड़ दिया। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसके यहाँ यह गरीबी और कभी नहीं खत्म होने वाली अभागी भूख कहाँ से आ गई है। तुम्हारे मौसा कर्मचारी के साथ ही नेता भी हैं, लेकिन तुम्हारे पिता मात्र एक कर्मचारी थे।
अपनी मांग पूरी करने के लिए वे आंदोलन कर रहे थे। सोमेश्वरी सुबोध को समझाने लगी कि उसके पिताजी कितने लगनशील और मेहनती कर्मचारी थे तथा कार्यालय के कामों में किस तरह हमेशा व्यस्त रहते थे। वे बहुत ही कुशल कर्मचारी माने जाते थे, पर उनकी एक बहुत बड़ी अकुशलता थी कि वे किसी की चापलूसी नहीं करते थे। उनकी एक और आदत थी कि वे गलत बातें बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और उनका विरोध कर बैठते थे। अस्पताल में भर्ती होने के बाद मदन की चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं जुट पाई। उनकी आंत में घाव हो गया था। एक दिन किसी ने आकर सोमेश्वरी को बताया कि मदन की अस्पताल में ही मृत्यु हो गई। कुछ दिनों तक सोमेश्वरी ने रोया गया। फिर उसने सोचा कि उसका कोई लाभ नहीं है। जब आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता तो आंसू स्वतः सूख जाते हैं। उसके रोते रहने से उल्टे सुबोध पर बुरा असर पड़ रहा था। अपने दुलारे बेटा का मुंह देखकर सोमेश्वरी की आंखों के आंसू सूख गए। मदन की मृत्यु के बाद सोमेश्वरी अपने दयनीय स्थिति का बोझ बहन बहनोई के कंधे पर नहीं डालना चाह रही थी। भूख से निपटने के लिए वह कोई काम करना चाह रही थी, मगर उसे कोई काम भी नहीं मिल पा रहा था। उसे खुद अपनी दयनीय स्थिति पर दया आ रही थी कि चाहते हुए भी उसके खाली हाथों को कोई काम नहीं मिल पा रहा था। स्वस्थ औरतों को जब कभी सड़कों पर हाथ पसारे देखती थी तो उसे गुस्सा आता था। उसे लगता था कि वे औरतें काम करने से जी चुराती है, काम नहीं करना चाहती है और भीख मांगती है, लेकिन चाहते हुए भी उसे काम नहीं मिल पा रहा था। तो उसका अनुमान गलत लगने लगा था। अपने परिवेश की संपन्नता को देखकर उसकी विपन्नता अधिक उजागर हो जाती थी, लेकिन वह जब गहराई से सोचती तो पाती कि वह वही विपन्न है। परिवेश की संपन्नता कोई मायने नहीं रखती है। परिवेश की सारी संपन्नता उसे खोखली नज़र आने लगती है। उसे सारा परिवेश एक ढोंग सा लगता है, झूठे प्रचार तंत्र द्वारा अपना ढोल पीटता हुआ सा। कुछ दिनों तक सोमेश्वरी ने घर के सामानों को बेच बेचकर घर का काम चलाया था, लेकिन सामान बेचने का क्रम जल्द ही समाप्त हो गया। बेचने के लिए आगे कुछ बचा ही नहीं। वह मोहल्ले के कुछ घरों में चौका बर्तन करने लगी। अपने जी तोड़ परिश्रम और लोगों की दया के मिले जुले परिणाम स्वरूप वह अपनी और सुबोध की आधी भूख दूर कर लेती थी। दिन कट रहा था, मगर जिंदगी बोझ बनी हुई थी। एक दिन मोहल्ला में नेता जैसे कुछ लोग आए। वे कहते फिर रहे थे कि साड़ी और रुपये बांटे जा रहे हैं। मोहल्ले वाले ने साड़ी और रुपये लेने के लिए भीड़ लगा दी। सोमेश्वरी भी भीड़ में घुस गई। भीड़ के आगे एक शिविर लगा हुआ था। काफ़ी देर बाद सोमेश्वरी की भी बारी आ गई। उसे एक कोठरी में ले जाया गया। डॉक्टरों और नर्सों के बीच उसे पार दिया गया। जबरदस्ती उसका ऑपरेशन कर लिया गया। कुछ देर बाद वह बाहर आई तो साड़ी और रुपये के लालच में हर उम्र के लोग वहाँ भी खड़े थे। दूसरे दिन सोमेश्वरी को पेट में दर्द होने लगा। बेचारी शर्माती हुई फिर शिविर में गई। सब ठीक हो जाएगा का आश्वासन लेकर वह वापस आ गई। वह लौट तो आई, लेकिन पेट का दर्द खत्म नहीं हो सका। ऑपरेशन के करीब 8 दिन बीत गए, मगर सोमेश्वरी की तकलीफ कम नहीं हो सकी। उल्टे उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी। उसके शरीर से खून के साथ मवाद भी गिरने लगा था। बेचारा नन्हा सुबोध अपनी बीमार माँ के लिए पानी ला देता था। सोमेश्वरी जिनके यहाँ काम करती थी, उन लोगों के यहाँ से कुछ दिनों तक भोजन आदि आया, लेकिन कुछ दिनों के बाद से उसे पूछने वाला कोई नहीं रहा। बेचारा सुबोध बालक सुबोध कर भी क्या सकता था। सोमेश्वरी का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा था। एक दिन वह मनहूस शाम भी आई जब बाप बाप करती सोमेश्वरी का सारा दर्द समाप्त हो गया। वह बिल्कुल शांत हो गई। टिटनेस हो जाने के कारण उसने सदा के लिए आंखें बंद कर ली थी। शाम बीत चुकी थी। सुबोध जब घंटों अपनी माँ के कराहने की आवाज़ नहीं सुना तो वह माँ को जगाने लगा। माँ माँ उठो न माँ, सोई हुई है। माँ बोलती क्यों नहीं माँ? कल लाला साहब के यहाँ से रोटी मांग लाया था, आज क्या खाऊं माँ? अब तो रात भी हो गई है, भूख लगी है माँ, रोटी दे दे माँ।